नमस्कार, मैं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज़। आज हमारे बीच कटिहार से युवा नेता आशु पांडे जी हैं, जो राजद के प्रदेश सचिव हैं कटिहार से। और आज हम इस बारे में बात करेंगे जो कटिहार में जो आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है आशु जी। मैं आपसे ये प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा सबसे पहले कि अभी कुछ ही दिनों पहले, एक दो दिन पहले ही रजत सिंह जी की हत्या हो गई। काफ़ी गरीब परिवार से थे और एक हीरो शोरूम में काम करते थे और उनकी बैंक जाने के क्रम में अपराधियों ने हत्या कर दी। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मुझे तो इस घटना के बारे में जब सूचना मिली तो काफ़ी तकलीफ़ तो हुई, मगर उस हत्या के पीछे कई सवाल सामने आ गए। सवाल ये था कि आखिर एक व्यक्ति रजत सिंह जी की हत्या इस शहर में पहली बार नहीं हुई है। अगर आप देखोगे तो हर 2 महीने में आपको ये सूचना मिलती होगी कि किसी न किसी की हत्या हो रही है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि एक व्यक्ति की हत्या की गई, भसना पुल से उसको नीचे फेंक दिया गया। एक व्यक्ति की हत्या हुई जो सीएम के आवास के सामने में उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। आप ईद के दिन भी देखे होंगे कि ईद के दिन भी एक व्यक्ति, पप्पू नाम का एक व्यक्ति को पैर में गोली मारी गई। तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हत्याएं, कोई ऐसा महीना नहीं है कटिहार में जिस दिन हत्याएं नहीं हो रही है या कहीं लूट की घटनाएं नहीं घट रही है। और इन सब के बावजूद जब रजत सिंह जी की हत्या हुई तो मैंने देखा, आपके ही चैनल के न्यूज़ में मैंने देखा कि कई लोग उनसे मिलने गए। माननीय एमपी भी साहब गए, माननीय कटिहार के विधायक जो आज बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है वो भी गए, और कई जनप्रतिनिधि गए। मैंने सबको जब सुना तो मैंने देखा कि सब लोग सिर्फ सारे सवाल विनय अग्रवाल जी से हैं जो उनके मालिक हैं। मैं पूछता हूँ कि कटिहार की जनता से जब आप वोट मांग रहे थे, कटिहार के विधायक या कटिहार के एमपी, क्यों वोट मांग रहे थे? आपने यही कहा ना कि आपके जान माल की मैं रक्षा करूंगा, जो आपके मौलिक अधिकार है उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो फिर आज आप विनय अग्रवाल पे आप दोषारोपण कर रहे हैं। आपकी ये, आज किसी के घर में, चलिए वो सड़क पे था, वो जा रहा था बैंक में पैसे डालने के लिए, उसको अपराधियों ने पैसे छीनने के क्रम में गोली मार दी। तो कुछ लोगों ने कहा कि उसको सिक्योरिटी लेके चलनी चाहिए। अब किसी लोग के घर में घुस के पैसे छीन लिए जा रहे हैं, अब वो घर में कहां से सिक्योरिटी रखे प्रशासन के द्वारा? आखिर कटिहार में अपराधियों को डर क्यों नहीं है? कटिहार के माननीय विधायक से, माननीय एमपी से क्यों आप डीएम एसपी से सवाल नहीं करते हैं? सारे सवाल विनय अग्रवाल से क्यों? हाँ, विनय अग्रवाल जी का यह दायित्व बनता है कि उस परिवार के साथ वो स्टैंड ले और उस परिवार में जो उनके बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए कुछ बेहतर करें, जो आने वाले टाइम में उनकी एजुकेशन की ध्यान रखें, उनकी जो पत्नी है उनके लिए करें। मगर मुझे लगता है कि ये मुआवजा से क्या वो व्यक्ति लौट के आ सकता है क्या? आखिर क्यों बेखौफ है लोग? कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मेयर की हत्या हो गई कटिहार में, फिर वही श्रद्धांजलि, वही कैंडल। भैया, कटिहार क्या सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए ही बच गया है क्या? कैंडल जलाने के लिए ही बचा हुआ है क्या? क्यों नहीं आप, आपके राजनीति से, रसूख से किसी को डर है अपराधियों को? हमारे जैसे लोग जिस दिन सिस्टम में आ जाएंगे ना, उस दिन आपको दिखेगा या तो कटिहार का जो बैड एलिमेंट्स है ना, या तो वो शहर छोड़ देगा या उसको गंगा नदी में उसको समाधि लेना पड़ जाएगा। लेकिन एक बात जो है, जैसा आपने बोला कि आपकी पार्टी या आप जैसे लोग आएंगे, तो राजद की छवि तो पहले भी इस तरह की रही है और चूंकि यही कारण रहा है कि कहीं ना कहीं जो वोटों की जो इस बार दिक्कत हुई वो नहीं मिल पाया। एक जो छवि है उसको कैसे हटाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, राजद पे ये आरोप लगाया गया कि जंगल राज, ये आरोप लगता रहा। मैं तैयार हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता इस बात का डिबेट कर ले कि उनके 15 साल में, राष्ट्रीय जनता दल के 15 साल में और आज 17 साल में जिस सरकार में नीतीश जी और भाजपा दोनों, जेडीयू और भाजपा के मिल की सरकार है दोनों की, और क्राइम रिपोर्ट देखें आप, क्राइम देखें, हत्या के, बलात्कार के और लूट के,
मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा हत्या आज हो रही होगी, सबसे ज़्यादा अपहरण लूट आज हो रही होगी। तो कैसे इसको मैं आपको एक बात अब बता रहा हूँ कि अगर कुछ गलतियाँ हुई हमारे शासन से तो जनता ने हमें पनिशमेंट दिया, तो हम तो दूर हैं आज सत्ता से। मगर इस विधानसभा में आप देखेंगे कि बिहार के जो आवाम है और जो यूथ लीडर है वो आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के उनके पर्सनालिटी पे, उनके राजनीति करने के तौर तरीके पे बिलीव की है। आप देख लीजिए कि 12,000 वोट हम सिर्फ बीजेपी और जेडीयू जो गठबंधन थी उससे मात्र 12,000 वोट से हम पीछे हैं। और कई जगह ऐसे ही चुनाव हमें प्रशासन के द्वारा हराया गया जहां पर कहीं 200 वोट, कहीं 500 वोट, ऐसे 16 सीट हैं जहां हमें शासन के द्वारा हराया गया। मगर हम वो नहीं कहना चाहते, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, हत्या, बलात्कार, लूट पे रोक लगनी चाहिए। आज क्यों नहीं रोक लग रही है? और मेरा सवाल सिर्फ नीतीश कुमार से नहीं है इस इशू पे। मैं कटिहार में, ये कटिहार के डिप्टी सीएम का जिला है, आपके ज़िले में डर नहीं है। ये बिहार का दूसरा वीआईपी जिला है। और अगर वहाँ की स्थिति यहाँ ये है कि आए दिन लोगों को डर लगता है। एक लड़की की आज से करीब 1 साल पहले वो पटना से पढ़ के आई थी कटिहार, और मोबाइल लेके वो हाथों में जा रहे थे, मोबाइल छीनने क्रम में उसे गोली मार दी गई, उसकी हत्या हो गई। आप इसको क्या कहते हैं? एक चीज़, चूंकि आपने कहा कि आपकी जब पार्टी आएगी तो आप देखेंगे कि किस तरह से वो चीज़ें हैं। एक चीज़ जो बार बार सामने आती है कि जैसे कल मैं एक व्यक्ति से विशेष से बात कर रहा था तो उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स कहे, तो मुझे लगता है कि प्रति व्यक्ति पुलिस का जो सत्यापन, यानी कि पुलिस को हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्धारित करना, ये कहीं ना कहीं किसी भी सरकार के लिए कठिन कार्य है, क्योंकि उतनी भर्तियां लेना, फिर उनको नौकरी देना या उनको फिर पैसे देना, सैलरी देना, ये हमारे लिए संभव नहीं। तो अगर आप यूथ हैं तो इसको कैसे आप करना चाहेंगे और कैसे फिर प्रति व्यक्ति को कैसे सुरक्षा मुहैया कराएंगे? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। प्रशासन अपना काम करती है। जितनी भी शहर में अभी तक जो मैं देख रहा हूँ हत्याएं हो रही हैं या लूट हो रहे हैं, प्रशासन तो पकड़ती है। मुझे आज अगर तकलीफ़ है तो जुडिशरी से तकलीफ़ है, न्यायालय से। न्यायालय कहीं ना कहीं अपनी गंभीरता खोती जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे हैं, मगर आज न्यायालय में 10% ऐसे लोग आ चुके हैं जो जानते हुए भी कि ये मोस्ट वांटेड अपराधी है, क्रिमिनल है, उसको बेल दे देती है, बेल ग्रांट करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण, मुझे लगता है ये बहुत ही चिंतनीय बात है। बिहार के में बड़े जो बुद्धिजीवी हैं या बड़े लीडर हैं, आप किसी से भी बात करें, आप वो ये बात को स्वीकारेंगे कि जुडिशरी में बहुत तेज़ी से कमी आई है। पुलिस पकड़ती है अपराधी को, वो अपराधी जेल भी जाता है, मगर मालूम चलता है कुछ दिन के बाद वो बेल लेके बाहर आ जाता है। तो प्रशासन क्या कर सकती है? गोली तो नहीं मार सकती किसी को। फिर आपको मालूम चलेगा कि ट्रायल उसी दरोगे का होने लगता है। कहीं डकैती होती है तो दरोगा चेंज हो जाता है। सारे सवाल एसपी पे खड़े हो जाते हैं, प्रभारी पे खड़े हो जाते हैं। मगर कभी क्या जुडिशरी से सवाल किसी ने पूछा क्या कि आप बेल कैसे दे देते हैं? जुडिशरी को भी अपनी नैतिकता जो खोती जा रही है उसको बचाने की आवश्यकता है। तो जुडिशरी की बात अगर करते हैं तो वहाँ तो वाद विवाद होती है, 2 पक्ष के वकील होते हैं, वो बात करते हैं, उसी के बेसिस पे तो बेल होती है। देखिए, आपको एक बात मालूम होगा कि हमारा जो संविधान है वो इजाज़त देता है कि किसी भी क्रिमिनल को अगर वो जब तक उस पर उसका क्राइम साबित ना हो जाए तब तक वो उसके लिए वकील, अगर वकील का पैसा ना तो सरकारी वकील भी दी जाती है, क्योंकि ये हमारा संविधान कहता है कि किसी को भी कानून के पास जाने का हक है। मगर आप जो कह रहे हैं वाद विवाद, अगर आप अंदरूनी रूप से अगर आप जानना चाहोगे या आप कभी जाकर देखोगे तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वकील के बहस का बहुत मतलब नहीं रह जाता है। सारा कुछ जुडिशरी तय करता है और वो पहले से ही उस अपराधी के साथ बातचीत हुआ करती है। अब सीधा सीधा जुडिशरी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि अब जो है जुडिशरी भी कहीं ना कहीं आपराधिक चीज़ों में संलिप्त है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं जुडिशरी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जुडिशरी में 90% लोग आज अच्छे हैं, मगर वो जो 10% लोग हैं उन्हें अपने आप को मतलब इन सब चीज़ों से रोकने की ज़रूरत है। बिल देने के पहले मुझे लगता है कि सोचने की आवश्यकता है कि आप किन लोगों को बिल दे रहे हैं। मैं सब पे सवाल नहीं कर रहा। आज भी बहुत अच्छे लोग हैं जुडिशरी में,
व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूँ कई ऐसे जज है, डिस्ट्रिक्ट जज हैं या मजिस्ट्रेट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर कुछ लोग हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट जो कि आपके तारकिशोर प्रसाद जी जो हैं डिप्टी सीएम हैं कटिहार से, मतलब वर्तमान विधायक हैं कटिहार से और डिप्टी सीएम भी हैं बिहार के, तो ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात करें या सुरक्षा की बात करें कि उसके दृष्टिकोण से एज ए युवा आप क्या बोलना चाहेंगे और क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, कटिहार के अवाम, मुझे बहुत, जब छोटा सा हमारा आयु था, बहुत कम आयु में मैंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया और मैंने इस शहर में मैंने कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आने के बाद मुझे अब जब भारत इतना आगे बढ़ रहा है तब हमें नाले के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। ये शहर नगर निगम बने हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक शहर में नाला नहीं है ढंग से, आज तक शहर में बेहतर सड़क नहीं है। आज भी शहर में अगर 2 दिन की बारिश हो जाती है तो पूरा शहर डूबा रहता है, व्यापारी परेशान रहते हैं। और जहाँ तक बात रही इनकी डेवलपमेंट का, आप मुझे बताइए कि आज कटिहार में स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड है कहीं? राजेंद्र स्टेडियम की आज स्थिति आप जाकर देख लें, वहाँ अगर बारिश हो जाती है तो वहाँ से पानी बाहर नहीं निकल पाती बारिश की। बच्चे के लिए, अगर वो क्रिकेटर है, उसके लिए बेहतर एक टफ तक नहीं बनाया गया है जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सके। अगर आप उसको गैलरी को देखेंगे तो गैलरी की सारी कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, अब उसको छोड़ दीजिए। पूर्व में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो थे अश्विनी चौबे जी, इसी कटिहार में आकर उन्होंने शिलान्यास किया था 350 बेड के हॉस्पिटल बनने के। बिहार में हर एक ज़िले में 350 बेड के हॉस्पिटल बन रहे हैं और कटिहार में अनुमंडलीय हॉस्पिटल 100 बेड के बनने थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कटिहार सदर हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। इसको आप क्या डेवलपमेंट कहेंगे? और मैं तो ये कहता हूँ कि अब तो आप बिहार सरकार के डिप्टी सीएम, यहाँ तो एम्स की आप स्थापना होनी चाहिए, एक ब्रांच एम्स की आनी चाहिए। जब दरभंगा में एक एम्स की ब्रांच जा सकती है तो कटिहार क्यों नहीं? आज कटिहार उत्तर भारत का हेडक्वार्टर है। हम यहाँ से अगर यहाँ एम्स का एक ब्रांच होता है तो मुझे लगता है कि पूरे सीमांचल को हम कवर कर सकते हैं। हम, हमारा पड़ोसी मुल्क है जिससे हमारा बेटी रोटी का संबंध नेपाल, वो भी हमारे लोग हैं, वहाँ से भी लोग आ सकते हैं, बंगाल से आ सकते हैं, झारखंड से आ सकते हैं, मगर क्यों नहीं? और यहाँ इलाज के अभाव में गरीब लोग की जान चली जाती है, बेहतर डॉक्टर नहीं है। सदर हॉस्पिटल आप जाओगे ना तो आपको डॉक्टर मिलेगा, अगर पेट का दर्द है तो पता चलेगा आपको कोई दवा लिखने वाला वो आँख का डॉक्टर है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको मालूम चलेगा दवा लिखने वाला जो है डेंटिस्ट है। आप जाके सदर हॉस्पिटल में देख लो, डॉक्टर नहीं, नर्सेस नहीं, कंपाउंडर नहीं, एम्बुलेंस नहीं। वो जो आईसीयू बना पड़ा है वो 3 सालों से बंद था, मेरे आंदोलन के बाद वो आईसीयू खोला गया। आप विनोदपुर चले जाओ तो आपको मालूम होगा कि फर्जी पैथोलॉजी, फर्जी जांच घर, फर्जी नर्सिंग होम का अंबार लगा हुआ है। क्यों नहीं कटिहार के माननीय विधायक कभी इस पे सवाल किए? क्यों नहीं कभी जाके इंक्वायरी की? कटिहार के एमपी साहब कहते हैं कि कटिहार में डेवलपमेंट की जब आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा एक भाषण में, जब वो रेल के जो रेल ने जिसको बनाया था, जो ओवरब्रिज को, उन्होंने क्या कहा? बीजेपी का झंडा लग गया और ऐसे प्रोग्राम को बनाया गया मानो कि उन्होंने बनवाया, मगर वो रेल का प्रोजेक्ट था। और वहाँ भाषण क्या दिया कि कटिहार बाढ़ प्रभावित इलाका है, इसलिए यहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं आती है, डेवलपमेंट नहीं होता इंडस्ट्री का। अब उनको कोई बताए इतिहास कटिहार का? मुझे लगता है कि वो एमपी बने हैं, इससे पहले भी वो मंत्री थे, विधायक थे, मगर उन्हें कटिहार का इतिहास के बारे में मालूम नहीं है। कटिहार उद्योग नगरी के नाम से कटिहार जाना जाता था, जहाँ 2 जूट मिलें थी, एक गवर्नमेंट की, एक प्राइवेट। यहाँ पर फ्लावर मिल थी, संठी फैक्ट्री थी, पाइप फैक्ट्री थी, माचिस फैक्ट्री थी, कूट फैक्ट्री थी, अल्मुनियम फैक्ट्री थी, सुतली फैक्ट्री थी। मतलब 15 से ज़्यादा इंडस्ट्री इस कटिहार में थी और इसे उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। कई किताबों में आपको इसका उल्लेख मिलेगा। और वो कटिहार का एमपी ये कहता है, जबकि डबल इंजन की सरकार है, मैं कहता हूँ तब जूट मिल तो खुल नहीं पाया, आज भी बंद है। वहाँ के वर्कर रिक्शा चला रहे हैं, उनकी घर की महिलाएं किसी के घर में काम कर रही है। तो फिर डेवलपमेंट किसको कहते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता डेवलपमेंट का परिभाषा क्या है। तो अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप आपने बोला कि आपने बहुत कम उम्र में इस राजनीति जीवन में कदम रखा, तो अगर मैं बात करूं तो 5 जो आपके अहम मुद्दे, जैसे मान लेते हैं आपको अगर कल दायित्व दे दिया जाए, विधायकी आप जीत जाते हैं, तो आपके जो सबसे
प्राइमरी जो अहम मुद्दे होंगे 5, वो क्या होंगे? देखिए, ये तो करने वाले व्यक्ति बताते नहीं हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मगर जो लोग मुझे जानते हैं। आप युवा हैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि एक युवा को उसके हिसाब से शायद मुझे जो लोग जानते हैं, मेरे कामों को जिन्होंने देखा है, उनको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करूँगा। समय बताएगा कि मैं क्या करूँगा इस कटिहार के लिए। आपके नज़र में जो अभी अहम मुद्दे हैं कटिहार को लेकर, वो क्या है जो सबको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें होने के बाद कटिहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा? नहीं, मुझे लगता है कि कटिहार में आज अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे काम करनी चाहिए तो वो एजुकेशन पे करना चाहिए। कटिहार के आप जिस कॉलेज में भी जाओगे, वहाँ ऑनर्स पेपर के प्रोफेसर नहीं हैं। आप स्कूल जाओ, किसी भी प्राइमरी स्कूल में, वहाँ गुणवत्तापूर्ण टीचर नहीं है। अगर टीचर है तो उनकी संख्या बल नहीं है। और दूसरी जो हेल्थ का हमारा इशू है, आज अगर कटिहार में किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो उसकी जान नहीं बच सकती है। और गरीब लोग पूर्णिया जाकर मैक्स 7 में इलाज नहीं करा सकता, या सिलीगुड़ी जाकर इलाज नहीं करा सकता, उसकी जान चली जाएगी। हेल्थ पे काम होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, भैया, अगर नई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हो तो पुरानी ही खोल दो। अगर पुरानी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है तो नई इंडस्ट्री ला दो। हमारे पास रेल की इतनी ज़मीनी इतनी संभावनाएं हैं, तो कटिहार में क्यों नहीं आप अपनी राजनीतिक क्षमता से कटिहार में कोई रेल का फैक्ट्री डलवाते हैं? क्यों नहीं कोई नई इंडस्ट्री लेके आते हैं कटिहार में, जबकि उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है? कटिहार के पॉलिटिशियनों ने कटिहार को गर्क में डाल दिया है। इनकी राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं है जो कटिहार में ये कुछ डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव के एक रात पहले जाति और धर्म के नाम पे हमें तो वोट मिल ही जाना है, और जनता ने वोट किया भी है, तो उन्हें क्या मतलब है डेवलपमेंट से। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कटिहार के जिम्मेदार जो नागरिक हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको अपने तो भविष्य के लिए सोचना ही है, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना है, जो सोने और चांदी से भी कीमती हैं, जो आपके आने वाली नस्लें होंगे, उन्हें आप कैसा कटिहार देंगे? एक ऐसा कटिहार जो जाति और धर्म के नाम पर बर्बाद और तबाह हो जाए, या एक ऐसा कटिहार जहां बेहतर एजुकेशन हो, बेहतर हेल्थ की सुविधा हो, बेहतर रोजगार के माध्यम हो, और एक बेहतर साफ सुथरा शहर हो? ये कटिहार के नागरिकों को तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी आपका। अभी आपने सुना आशु जी को, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से और बेबाक पूर्णता के साथ उन्होंने ये बात कही कि जो अहम मुद्दे हैं वो है सबसे पहला एजुकेशन, हेल्थ और सुरक्षा को लेकर। तो उन्होंने कह ही दिया कि आखिर में जब यहाँ के विधायक और यहाँ के एमपी जो हैं, उनके होने के बावजूद अगर अपराधियों में अगर खौफ नहीं है प्रशासन का, तो फिर क्या ही कहने। इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमें भी लगता है कि जिस तरह से आपराधिक माहौल कटिहार में बन रहा है, वो कहीं ना कहीं अभी की जो करंट सरकार है उसके लिए घातक साबित होगी। आप देख रहे थे BMW न्यूज़। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।